हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने स्टार्ट की है। नेक्स्ट सेशन को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिजाइंड और अरेंज्ड है, उसके डिपार्टमेंट्स, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप्स कैसे सेट होते हैं। ये बताता है कि काम कैसे फ्लो करता है, अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल यानी ऑफिशियल हिरार्की और रूल बेस्ड होता है, इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स और अनऑफिशियल इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। हम अब देखेंगे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेटिंग साइकिल्स का सीक्वेंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, कैश बजट प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस कॉन्स हो गए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने जैसे वाले फैक्टर जैसे चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, पावर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्लस ग्रेपवाइन को भी देखेंगे। यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, यानी ये सारे टॉपिक्स हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो वन बाय वन डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक रोड मैप है जो बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स कैसे अरेंज होते हैं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन होती हैं और रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करती हैं। पार्ट्स जैसे आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, टीम्स हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, रिलेशनशिप की बात करें, अथॉरिटी कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है। ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि काम का फ्लो कैसा होगा, डिसीजंस कैसे होंगे और गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल स्ट्रक्चर जो हिरार्की, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग लाइंस को डिफाइन करता है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनऑफिशियल है। सोशल स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉयज के पर्सनल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन से बनता है, आपकी जैसे फ्रेंडशिप्स, इनफॉर्मल नेटवर्क्स हो गए। अब आता है क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेस और टास्क को एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट करता है। अगर इसके मैं आपको की इनसाइट्स बताऊं, देखो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, स्ट्रेटजी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। यानी जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल, स्ट्रेटजी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स दोनों ही क्रिटिकल्स हैं। फॉर्मल डिसिप्लिन देता है, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी लाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर? प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें कंपनी के ऑपरेशंस प्रोडक्ट लाइंस के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं। हर प्रोडक्ट लाइन के लिए डेडिकेटेड टीम्स, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पॉपुलर है क्योंकि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोकस देता है। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले प्लेसेस अटेंशन एंड एफर्ट ऑन प्रोडक्ट लाइन। हर प्रोडक्ट लाइन पे डेडिकेटेड फोकस होता है, रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज और एफर्ट स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट के लिए एलोकेट होते हैं। ये बेटर परफॉर्मेंस और इनोवेशन ड्राइव करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी के टीवी और स्मार्टफोन डिविजन्स अलग अलग टीम्स के साथ फोकस करते हैं। सेकेंड आता है इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर फंक्शनल एक्टिविटीज को प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से अलाइन करता है, जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। फंक्शनल एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स होगी। अगर एग्जांपल दूं, टीवी डिवीजन का मार्केटिंग टीम डायरेक्टली प्रोडक्शन टीम के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है जी। तीसरा मेन आता है परमिट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए डेडिकेटेड टीम्स बनाए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू स्केल अप विदाउट एनी लॉसिंग ऑफ एनी फोकस। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी नए प्रोडक्ट के लिए एक न्यू यूनिट क्रिएट करती है, जैसे आपका प्रोडक्ट मान लो न्यू स्मार्ट वॉचेस हैं। अब आपका ये प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोकस इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को ही बढ़ाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आइडियल है जब डाइवर्स प्रोडक्ट्स लाइंस होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वो प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के सेल और पेमेंट कलेक्शन तक जाता है। ये साइकिल कैश फ्लो और प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए क्रिटिकल है। बेसिकली इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, इसमें स्टेप नंबर 1। ठीक है जी। रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर
और स्टोर किया जाता है, रेडी किया जाता है फॉर प्रोडक्शन के लिए, जैसे आपके स्टील्स या केमिकल्स हो गए। एग्जांपल लगा लो, स्टील शीट्स खरीदना कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग के थ्रू वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल लगाओ, स्टील शीट्स को कार बॉडी पार्ट्स में शेप करना। थर्ड आता है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और स्टोरेज के लिए रेडी किया जाता है। एग्जांपल, कार असेंबली कंप्लीट करना और शोरूम के लिए रेडी करना। चौथा आता है रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स को सेल किया जाता है और कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कैश या क्रेडिट पेमेंट दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं। एग्जांपल, अगर तुम कार डीलर्स के थ्रू सेल करना और पेमेंट्स को कलेक्ट करना। ठीक है जी। अब क्यों ऑपरेटिंग साइकिल सीक्वेंस जरूरी है? ये कैश टू कैश साइकिल को क्लियर करता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। एफिशिएंट साइकिल, शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब बेटर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में जो डिसीजन मेकिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसकी कुछ स्टेजेस है जो पेपर में पूछी जाती है, अगेन प्रोसेस ही आता है ये पूरा। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। की फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट और ओवरहेड कॉस्ट होगी। अगर एग्जांपल दूं, स्टील कॉस्ट और स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी का एनालिसिस करना। सेकंड आता है फोरकास्ट की जाती है, की फैक्टर के बेसिस पे फ्यूचर डिमांड, प्रोडक्शन लेवल्स और रिसोर्स रिक्वायरमेंट के फोरकास्ट बनाए जाते हैं। ये प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एग्जांपल दूं, कार डिमांड का सीजनल फोरकास्ट बनाना। फिर आता है कंसीडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट। तीसरा स्टेप, अलग अलग फोरकास्ट सिनेरियोस इवैल्यूएट किए जाते हैं ताकि मल्टीपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और रिसोर्स एलोकेशन को समझा जाए। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, हाई डिमांड वर्सेस लो डिमांड सिनेरियोस के लिए प्रोडक्शन प्लान्स को कंपेयर करना। चौथा आती है स्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। फोरकास्ट के बेसिस पे ऑप्टिमल मिक्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन मेथड्स और स्केड्यूलिंग डिसाइड की जाती है ताकि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। एग्जांपल दूं, लेबर इंटेंसिव वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोडक्शन का डिसीजन लेना। पांचवा आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। फाइनल डिसीजन के बेसिस पे बजट्स बनाए जाते हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, प्रोडक्शन बजट रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट के लिए बनाना। अब ये डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करती हैं? ये प्रोसेस रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज और प्रोडक्शन गोल्स को अलाइन करता है। डाटा ड्रिवन डिसीजंस प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को ही बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है कैश बजट का टॉपिक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। व्हाट इज कैश बजट? कैश बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन के कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को एस्टिमेट करता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये लिक्विडिटी मैनेज करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो पूछे गए हैं पेपर में। सबसे पहले परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड। फ्यूचर बैलेंस शीट प्रोजेक्शंस के बेसिस पे कैश पोजीशन को एस्टिमेट किया जाता है। एग्जांपल जैसे एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी फोरकास्ट से कैश फ्लो कैलकुलेट करना। सेकेंड आता है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। नेट इनकम को नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ एडजस्ट करके कैश फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। नॉन कैश आइटम जैसे आपकी डेप्रिसिएशन होगी। एग्जांपल दूं, प्रॉफिट एडजस्ट करना फॉर इन्वेंटरी परचेजेस और रिसीवेबल। तीसरा मेथड आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। डायरेक्ट कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को एस्टिमेट करके कैश बजट बनाया जाता है। कैश रिसिप्ट जैसे आपकी सेल्स हो गए, कलेक्शंस हो गए। कैश पेमेंट जैसे आपकी सैलरीज देना, रॉ मटेरियल पेमेंट होगी। अगर एग्जांपल दूं, मंथली सेल्स कलेक्शन और सप्लायर पेमेंट्स का फोरकास्ट हो गया। अब कैश बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? कैश फ्लो शॉर्टेजेस या सरप्लसेस को ये आइडेंटिफाई करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को ये रोबस्ट बनाता है। ठीक है जी। आगे आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। हर डिपार्टमेंट अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेसिफिक फंक्शन जैसे आपकी मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस हो गए। कुछ मेन फीचर्स जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला, द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट अपने रूल्स और प्रोसेसेस के साथ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, जो ओवरऑल डिसिप्लिन को थोड़ा लूज कर सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे। अगर एग्जांपल दूं, मार्केटिंग और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अलग प्रायोरिटीज से कोऑर्डिनेशन इश्यूज कहीं ना कहीं आ सकते हैं। सेकंड आता है इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस।
फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए आइडियल है क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है। हर डिपार्टमेंट अपने एक्सपर्टाइज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अगर एग्जांपल दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बजटिंग हैंडल करता है ऑपरेशन प्रोडक्शंस को, ठीक है जी। तीसरा मेन आता है फंक्शनल मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल मैनेजर उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में एक्सपर्ट होगा। ये स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और सुपरविजन को इनेबल करती है ये चीज। एग्जांपल अगर दूं, एचआर मैनेजर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होता है। अब क्यों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है? देखो, स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज दोनों को ही बढ़ाती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्केलेबल और मैनेजेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें अथॉरिटी टॉप से बॉटम तक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। हर लेवल के मैनेजर डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट्स को रिपोर्ट करते हैं। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इट इंश्योर्स एक्सीलेंट डिसिप्लिन। सबसे पहले क्लियर हियरार्की और डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं क्योंकि रिस्पांसिबिलिटीज वेल डिफाइंड होती हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर डायरेक्टली वर्कर्स को ऑर्डर देता है। सेकंड, इट फिक्सेस रिस्पांसिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। हर इंडिविजुअल या लेवल का क्लियर रिस्पांसिबिलिटी होता है जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर्स का टारगेट अचीव करना फिक्स रिस्पांसिबिलिटी है उनकी। तीसरा, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है। कम लेयर्स और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं होते इसमें। अगर एग्जांपल दूं, छोटे बिजनेस के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल और डिसिप्लिन्ड है, स्पेशली स्मॉल या ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए। क्लियर अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का स्ट्रक्चर चॉस को प्रिवेंट करता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से शेप होता है, लेकिन यहाँ हम फोकस करेंगे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स पे जो पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले चेन एंड स्पैन, चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल हिरार्की जो बताती है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जैसे एम्प्लॉय ने मैनेजर, मैनेजर ने डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। अगर एग्जांपल दूं, नैरो स्पैन मतलब ज्यादा कंट्रोल, वाइड स्पैन मतलब ज्यादा ऑटोनॉमी। फिर आता है पावर एंड कंट्रोल। पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर को शेप करती हैं। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, डिसेंट्रलाइज्ड में लोअर लेवल्स को ऑटोनॉमी मिलती है। अगर एग्जांपल दूं, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में मेजर डिसीजन सीईओ लेवल पे ही होते हैं, ठीक है जी। तीसरा आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। अलग डिपार्टमेंट्स अलग फंक्शंस हैंडल करते हैं। मार्केटिंग होगी जैसे ऑपरेशंस हो गए। एंड अगर यही इंटीग्रेशन की बात करें, डिफरेंट पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन ताकि कोहेसिव यूनिट के रूप में काम हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम्स अलग होती हैं, ये डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है। लेकिन प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए कोलैबोरेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन की एग्जांपल है। अब ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फैक्टर्स स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट और गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साइज, स्ट्रेटेजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ग्रेपवाइन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रेपवाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बीच अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है। ये फॉर्मल हिरार्की से बाहर होता है और फ्रेंडशिप, कैजुअल टॉक से सोशल इंटरेक्शंस पे बेस्ड होता है। अब इसके कुछ मेन की फीचर्स हैं। सबसे पहले फास्ट और अनस्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन जल्दी स्प्रेड होती है लेकिन एक्यूरेसी गारंटेड नहीं होती इसमें। इन्फ्लुएंशियल, ग्रेपवाइन एम्प्लॉयज मोरल, परसेप्शंस और इवन डिसीजंस को शेप कर सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ऑफिस में रूमर स्प्रेड होने की या कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, दैट इज थ्रू ग्रेपवाइन। अब ग्रेपवाइन क्यों मैटर करता है? इनफॉर्मल कोलैबोरेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को ये बूस्ट करता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क होता है। सो मैनेजर्स ग्रेपवाइन को मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। करते हैं इवन आज के टाइम पे। होप सो आपको जितना करवाया समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के रिलेटेड। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को डायनामिक एनवायरनमेंट में अडैप्ट होना,
एफिशिएंसी बढ़ाने और गोल्स अचीव करने में मदद करता है। इसमें टास्क डायमेंशन एक की एस्पेक्ट है जो फोकस करता है टास्क और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने में, स्पेशली थ्रू इंप्रूविंग मशीन एफिशिएंसी। ये टॉपिक बताता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। बेसिकली हम इसमें टास्क डायमेंशन का रोल, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की स्टेजेस, पर्ट सीपीएम एनालिसिस के स्टेप्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक बनाते हैं, मैककिन्सी 7S फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच देता है, जीई मैककिन्सी मैट्रिक्स जो बिजनेस पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करता है, और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे मैट्रिक्स, नेटवर्क, लर्निंग, स्पैगेटी, फिशनेट और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस टास्क फोर्स और फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो डिटेल में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टास्क डायमेंशन के साथ। देखो व्हाट इज टास्क डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। टास्क डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का वो एस्पेक्ट है जो टास्क और प्रोसेसेस को इंप्रूव करने पे फोकस करता है ताकि प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़े। ये स्पेसिफिकली मशीन्स की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने से रिलेटेड है, जो ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है। जब हम मशीन्स की परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं या टास्क को रीडिजाइन करते हैं तो ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट और एफिशिएंसी पे इंपैक्ट डालता है। इसकी की इनसाइट क्या है? सबसे पहले इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स इन्वॉल्विंग मेकिंग चेंजेस टू द टास्क एंड प्रोसेसेस। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि मशीन्स एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टास्क को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे ऑटोमेटेड वर्कफ्लोस इंट्रोड्यूस करना है या बॉटलनेक्स को रिमूव करना है। अगर एग्जांपल दूं, एक फैक्ट्री में आउटडेटेड मशीन्स को अपग्रेड करना और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना। अब टास्क डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका भी तो कोई कारण होगा। ऑपरेशंस को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज बनाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करके कॉम्पिटिटिवनेस इससे आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की स्टेजेस। ये प्रीवियस से क्वेश्चन था। देखो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम्स एड्रेस करने और अपॉर्चुनिटी सीज करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस में 5 स्टेजेस हैं जो एक सीक्वेंस में आती हैं। सबसे पहले आती है वोकलाइजेशन ऑफ द नीड टू चेंज। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चेंज की जरूरत को रिकॉग्नाइज और वोकलाइज करती है। ये इन्वॉल्व करता है प्रॉब्लम्स या इंप्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करना, जैसे लो प्रोडक्टिविटी हुई या आउटडेटेड प्रोसेसेस हुए। अगर एग्जांपल दूं, फैक्ट्री में फ्रीक्वेंट मशीन ब्रेकडाउन्स को इशू के रूप में हाईलाइट करना। सेकेंड आता है डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोज्ड चेंज। चेंज की नीड आइडेंटिफाई होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज चेंज का डिटेल्ड एनालिसिस करती है। ये इंक्लूड करता है प्रॉब्लम की नेचर समझना, पोटेंशियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना और चेंज के इम्प्लीकेशंस को इवैल्यूएट करना। अगर एग्जांपल दूं, ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल लेबर के प्रोस और कॉन्स दोनों को कंपेयर करना। तीसरा आता है सर्च फॉर द मेन कॉज अंडरलाइंग द सिम्टम्स इनकाउंटर्ड। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करती है जो प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स का रीजन है। ये इंश्योर करता है कि चेंज फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस करे, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल सिम्टम्स को। अगर एग्जांपल दूं, मशीन ब्रेकडाउन्स का रूट कॉज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या पुअर मेंटेनेंस हो सकती है। चौथा आता है कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस। रूट कॉजेस क्लियर होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डाटा कलेक्ट करती है और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज या अप्रोचेस को डेवलप करती है। ये इन्वॉल्व करता है डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और उनकी फिजिबिलिटी को चेक करना। अगर एग्जांपल दूं, ऑटोमेशन के लिए रोबोटिक सिस्टम्स, अपना आईओटी सेंसर्स या हाइब्रिड मॉडल्स को कंसीडर करना। फिफ्थ आता है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड फ्रेमिंग अ प्रपोजल। लास्ट स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव्स की इवैल्यूएशन करती है, बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट करती है और एक फॉर्मल प्रपोजल को फ्रेम करती है इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये इंक्लूड करता है प्रो एंड कॉन्स एनालिसिस, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और इवन एक्सपेक्टेड आउटकम्स को चेक करना। अगर एग्जांपल दूं, ऑटोमेशन का रोबोटिक सिस्टम को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये स्टेजेस क्यों मैटर करती हैं? ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इंश्योर करती है कि चेंज थॉटफुल और इफेक्टिव हो, रूट कॉजेस एड्रेस करके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है पर्ट एंड सीपीएम। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्ट एंड सीपीएम? पर्ट यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो एक्टिविटीज को प्लान, शेड्यूल और मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सिस्टमैटिक बनाते हैं। अगर स्टेप्स की बात करें तो नंबर 1, डिफाइन द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो और डिफाइन किया जाता है उनको। अगर एग्जांपल दूं, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। सेकेंड, इस्टेब्लिश डिपेंडेंसीज अक्रॉस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बीच डिपेंडेंसी
या रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि सीक्वेंस क्लियर हो सके। एग्जांपल, कोडिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग शुरू हो सकती है। थर्ड, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटीज और डिपेंडेंसी के बेसिस पे एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है जो प्रोजेक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। एग्जांपल दूं, एरर्स और नोट्स एक्टिविटीज और उनकी सीक्वेंस दिखाई जाती है। चौथा आता है जो मेंस हमारा स्टेप है, एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के कंप्लीशन टाइम को एस्टिमेट किया जाता है कंसीडरिंग रिसोर्सेज, एफर्ट और कंस्ट्रेंट्स। अगर एग्जांपल दूं, कोडिंग के लिए 2 वीक्स, टेस्टिंग के लिए 1 वीक का एस्टिमेट करना। फिफ्थ आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। नेटवर्क डायग्राम और टाइम एस्टिमेट के बेसिस पे क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई किया जाता है। ये लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है डिपेंडेंट टास्क का जो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन को डिसाइड करता है। अगर एग्जांपल सारी वही कंटिन्यू करें, कोडिंग से टेस्टिंग से डिप्लॉयमेंट का पाथ क्रिटिकल हो सकता है अगर ये सबसे लंबा है। ठीक है, प्रोजेक्ट डिलेस को मिनिमाइज करता है बाय आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल टास्क, ये इसकी खासियत है, इसीलिए हम पर्ट सीपीएम को करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन और शेड्यूलिंग को ये एफिशिएंट बनाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा सीपीएम को डिटेल में करते हैं। व्हाट इज सीपीएम? देखो, क्रिटिकल पाथ मेथड एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क को आइडेंटिफाई करता है जो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन डिसाइड करती है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ का टास्क में कोई डिले प्रोजेक्ट यानी जो क्रिटिकल पाथ के टास्क में कोई डिले प्रोजेक्ट को लेट कर सकता है, सो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। ठीक है, की फीचर्स की बात करें, क्रिटिकल पाथ मिनिमम टाइम बताता है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चाहिए आपको। नॉन क्रिटिकल टास्क में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन क्रिटिकल टास्क में नहीं होती। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लोट्स होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फाउंडेशन, फिर वॉल्स होगी, फिर रूफिंग, क्रिटिकल पाथ हो सकती हैं। अब सीपीएम क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट डेडलाइंस मीट करने के लिए आपको फोकस प्रोवाइड करता है, रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट को ये इंप्रूव करता है। सो यहाँ के होप्स आपको काफी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं, होप्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। सो करते हैं यहाँ पे आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।